और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, किसने बेटा, विश्व व्यापार संगठन WTO की यहाँ पे बात हो रही है, के अनुसार 2026 के लिए संशोधित वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्व अनुमान क्या है। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसने एक फोरकास्ट किया था, पूर्व अनुमान बताया था, जो क्या बता रहा है, विश्व व्यापार वृद्धि के बारे में उन्होंने एक अनुमान बताया था, एक प्रेडिक्शन किया था, उसको रिवाइज कर दिया है और घटाकर उसे कम कर दिया है। तो कितना कम कर दिया है, इससे जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है 1.8, 2.4, 0.5, 0.9, यानी कि पूरी दुनिया की वृद्धि किस रेट से, किस दर से होने वाली है, इसका प्रेडिक्शन WTO ने किया है, उसे रिवाइज कर दिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा है, सिंपल सा आप याद रखेंगे, अरे आजा भाई, सिंपल सा हमारा है 0.5% की वृद्धि दर का प्रेडिक्शन उन्होंने किया है। तो 0.5% इन्होंने कर दिया है, क्योंकि जो अभी टैरिफ वॉर, टैरिफ नए नए लागू किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेक्चर लेंथी हो जाएगा उन चीज़ों को लेकर। तो बहुत ही ब्रीफ में हम समझेंगे कि जो टैरिफ वॉर और टैरिफ डील का जो चल रहा है सिस्टम, फिर ऊपर से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जियो इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है, वॉर्स का सिनेरियो चल रहा है बहुत सारा, है ना, ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, क्या है दूसरा, फिर एक संरक्षणवादी जो नीतियां बना रहे हैं देश, इन सब के चलते WTO ने इसको रिवाइज किया है, यानी कि इससे पहले सरकार WTO ने एक और आंकड़ा दिया होगा, उसे तो रिवाइज किया था। तो बेटा अगस्त में WTO ने एक आंकड़ा दिया था, प्रेडिक्शन रेट, वो था 1.8%, यानी कि तब ये आंकड़ा दिया था अगस्त में कि 1.8% के रेट से पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, जो सिनेरियो हाल फिलहाल में हुए हैं उनकी वजह से इसे घटाकर 0.5% कर दिया है। और मेन चीज यहाँ पे है टैरिफ, जो कि यूएस के द्वारा किया जा रहा है, टैरिफ का खेल मेन कॉज यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है तो कोई दिक्कत डन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। WTO के बारे में आप सभी जानते हैं, WTO के बारे में आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट संस्थान इंस्टीट्यूशन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा फोकस होकर काम करेंगे, हम जो हम रिवाइज कर चुके हैं उन्हें हम वापस से रिवाइज नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि टाइम जाता है। जो रेगुलर क्लास लेगा फायदा उसी को मिलेगा। ठीक है, तो हम जो चीज़ें कर चुके हैं बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन हमारा है कि एक स्टेट गवर्नमेंट है भारत की, उसने स्पेन का एक इंस्टीट्यूशन है फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ एक साझेदारी की है, MOU साइन किया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और किस सरकार ने यह साइन किया है, तो ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक। राइट ऑप्शन क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है साहब, क्लियर। तो सिंपल सा है बेटा, महाराष्ट्र सरकार ने, स्पेन की कंपनी है बार्सिलोना इंटरनेशनल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है महाराष्ट्र, यानी कि राइट ऑप्शन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने स्पेन की फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल इनके साथ MOU साइन किया है, MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा साइन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट डन, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिंपल सा है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाना है, इसका उद्देश्य। और कन्वेंशन सेंटर जो बनेगा वो कहाँ बनने वाला है? उद्देश्य सिंपल सा क्या होता है, उद्देश्य है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला कन्वेंशन सेंटर बनेगा साहब। यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन आना चाहिए कि कन्वेंशन सेंटर तो बनेगा, बट कन्वेंशन सेंटर बन कर रहे हैं भैया जी, तो बेटा ये बनेगा नागपुर में। कहाँ बनेगा? नागपुर में बनने वाला है। स्पेसिफिक लोकेशन आप याद रखेंगे, कहाँ बनेगा? नागपुर में। बहुत ही सिंपल हो गया, कोई दिक्कत है तो? आई होप कि बहुत ही अच्छा और इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑफिशियली मुख्यमंत्री जी ने साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, MOU साइन हो गया है। सिंपल सा मुझे बता दीजिए कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मतलब इजी है,
इससे ये चीज़ मैं पूछ नहीं सकता आपसे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता है तो आपको गौर करने की ज़रूरत है, अपनी तैयारी को दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने एग्जाम में नहीं बैठे तो बेटर है, ठीक है। टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करके आएंगे आप, आई डीपली रिकमेंड। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा एम्स नई दिल्ली। कहाँ की बात हो रही है? एम्स नई दिल्ली की बात हो रही है। देश का पहला रोबोटिक प्रत्यारोपण किया गया है, ठीक है बेटा। तो एम्स में अभी एक रोबोटिक प्रत्यारोपण किया गया, रोबोटिक सर्जरी की गई है। किसकी की गई है? हमारे ऑप्शन है यकृत, हृदय, अग्नाशय और किडनी, ठीक है सर। ऑप्शन आपके सामने है यकृत, हृदय, अग्नाशय, ठीक है, और किडनी का यहाँ पे ऑपरेशन सर्जरी हुई है। और यह पहला, ठीक है, पहला रोबोटिक सर्जरी है बेटा, पहला रोबोटिक सर्जरी है। और यहाँ बात हो रही है नई दिल्ली एम्स की, पहली रोबोटिक सर्जरी है, नई दिल्ली एम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो किसका प्रत्यारोपण किया गया, किसकी सर्जरी हुई है? तो राइट ऑप्शन हमारा है किडनी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा है किडनी। तो बेटा किसका हुआ है रोबोटिक सर्जन? किडनी का हुआ है। डन? कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी कोई? तो पहली बार यह हुआ है किडनी का ऑपरेशन रोबोटिक मेथड से, ठीक है, क्लियर। हालांकि इससे जुड़ी हुई पहली सर्जरी इस महीने की 3 तारीख को हो चुकी थी, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तब से अब तक 5 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी हैं। दिस इज द अचीवमेंट रिगार्डिंग व्हेन वी टॉक अबाउट दैट रोबोटिक सर्जरी, दिस इज द अचीवमेंट। सो 3 तारीख को फर्स्ट हुई थी, 3 तारीख को हुई है, ऐसे लिख रहे हैं हम, लिखेंगे 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को पहली हुई थी। तो आप याद रख, अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, पहली सर्जरी 3 तारीख को हुई थी, 3 अक्टूबर को हुई थी। अभी तक ओवरऑल 5 सर्जरी यहाँ पे हो चुकी हैं। तो दिस इज द अचीवमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द रोबोटिक सर्जरी रिगार्डिंग किडनी। ओके, सो क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? डन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए SPARK स्पार्क 4.0 लॉन्च किया है? स्पार्क 4.0 लॉन्च किया है, SPARK स्पार्क किसने लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन हमारे सामने है CSIR। लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा होता है तो हिंदी में लिखा होता है ना, तो समझ में नहीं आता सही से। CSIR, और यहाँ पे इसरो है, यह UGC, और ये CCRAS। इन संस्थाओं के यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, तो आप मुझे बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है CCRAS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, CCRAS, जो जुड़ा हुआ है आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान से, ठीक है। जब हम बात करें CCRAS की फुल फॉर्म, तो आप याद रख सकते हैं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिन्होंने 2025-26 के लिए SPARK मिशन लॉन्च किया है, की घोषणा की है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पार्क 4.A, इसमें क्या है, क्या पर्पस है इसका, ये है क्या बेसिकली, इसमें आपके, इसको आप क्या समझेंगे, क्या आपका पर्पस है, क्या है ये? तो यह स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है फॉर आयुर्वेद रिसर्च के, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर, लिख लीजिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च के, ठीक है बेटा। ये आप सबको पता है 4.A, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है, ठीक है। कोई दिक्कत है तक? सिंपल उद्देश्य क्या है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि इनकी शिक्षा प्रारंभिक चरण में ही उनकी जिज्ञासा जगे, शोध हो, कौशल का विकास करना, इन सब चीज को उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम के लिए 300 BAMS छात्रों को चुना गया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके लिए,
ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत जी। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी। स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है फॉर द आयुर्वेद रिसर्च के लिए, चौथा संस्करण है और इस संस्करण में 300 BAMS छात्रों को नियुक्त किया गया है, चयन किया गया है इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे आते हैं, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश की मारिया कोरिना मचाडो ने जीता। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि नोबेल शांति जो है हमारा पुरस्कार वो किसे मिला है, तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार मिला है, सिंपल। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह किस देश की है, बताया कोई मेरे को किस देश की है, तो यह वेनेजुएला से बिलोंग करती है। किससे करेंगे बेटा, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, वेनेजुएला से। मतलब इस शांति पुरस्कार के लिए तो युद्ध हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, दुनिया इधर की उधर हो गई, जिन्होंने उम्मीद की थी उनको ही नहीं मिला, है ना। लोगों ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, है ना। हमने वो वाला सीन है, कैसे कहते हैं, पत्थर से जिनको बनाया सनम खुदा हो गए देखते देखते वाला सीन हो गया। ठीक है, तो अब समझ आइए मैं किस चाचा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, नोबेल पुरस्कार के चक्कर में भारत के साथ अपने रिश्तों की आग लगा दी। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम अपने जो हमारा क्वेश्चन है उससे बात करेंगे। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है वेनेजुएला। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा है वेनेजुएला। इन्हें शांति पुरस्कार दिया क्यों गया है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो हमारे चचा नहीं कर पाए, है ना भाई। हमारे चचा जी का कहना था कि हम 2 न्यूक्लियर पावर्स को वॉर में इन्वॉल्व होने से बचा लिया, है ना, और ये उन्होंने मेंशन किया 17-18 बार, है ना। तो चचा जी पता नहीं क्या क्या कर गए, बट नहीं मिला। कोई नहीं, निराश नहीं हुई, आगे प्रयास करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, वेनेजुएला में इन्होंने क्या किया है, इन्हें मिला है कि वेनेजुएला में इन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया है। लोकतंत्र को स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हीं कार्यों के लिए इन्हें मिला है शांति नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो मारिया कोरिना मचाडो यह वेनेजुएला में विपक्षी नेता थी जिन्होंने लोकतंत्र के अधिकार को बढ़ावा दिया। वेनेजुएला में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किए, संघर्ष किया, उनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके बारे में फैक्ट है, इनके लिए इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आप ये याद रख सकते हैं, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ मुझे एक फैक्ट याद आ गया कि भारत में एक आयरन मैन है, लौह पुरुष। ठीक है, आयरन मैन थे तो वो समझ लेना, वो वाले आयरन मैन नहीं, हम लौह पुरुष की बात कर रहे हैं। बताइए जरा कौन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बताइए किसको कहा जाता है ना। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ठीक है साहब, यानी कि समझने की बात है, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन हमारे हैं प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन। ठीक है, तो समझिए, देखिए दुर्भाग्य, अच्छा भाग्य इतना है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई और अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता था, यहाँ पे कोई अच्छा राजदूत किसी और को हम नियुक्त कर सकते थे, बट कोई नहीं, हमें अपने जी के लिए पढ़ना है भाई। तो प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण एंड लास्ट हमारा ऑप्शन है विद्या बालन। तो बड़ा करेक्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे दीपिका पादुकोण। कौन है जी, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है हमारे मानसिकता स्वास्थ्य मानसिक राजदूत के रूप में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक। मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, लिखता हूं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम, बताइए कब मनाते हैं, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा गौर कीजिए। तो तक हम बात करते हैं, इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्रीय परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है इन्हें।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो वापस आ जाइए इस पे भाई। आपको अगर नहीं पता है तो नहीं पता तो लिखिए 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्लियर? पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल है, लोगों के बीच क्या है, मानसिकता से रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाना, है ना, मनोविज्ञान स्वास्थ्य पर संवाद करना। क्या करेंगे? संवाद करेंगे। लोग संवाद क्यों करेंगे? क्योंकि जागरूक करने का एक सबसे अच्छा जो वे है वो है लोगों से कम्युनिकेट करना। जब कम्युनिकेट करेंगे तो विचार साझा करते हैं, तो आप अपने विचारों से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छे विचार उनको दे सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं उन्हें ग्रहण भी करेंगे। ठीक है, तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण ये काम आसानी से कर पाएंगे, इसलिए इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोग इनसे सीखेंगे मानसिकता से रिलेटेड, है ना। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस संगठन के 100वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेहरू युवा केंद्र संगठन। ठीक है, तो भाई इसका आज की पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, जोड़ सकते हैं जोड़ने वाले, बट नहीं है। तो ये भी कह सकता है कि प्रधानमंत्री भाई बीजेपी के हैं, तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। इनको काट दो, समझ के लिए आप कर सकते हैं, सही भी हो सकता है लॉजिक। ठीक है, बट जब हम बात करें कॉन्सेप्ट से पढ़ने की तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, पार्टीबाजी और इस सब चीज़ों को, विचारधारा को थोड़ा दूर रखेंगे। एज ए स्टूडेंट हम सभी को पढ़ेंगे और क्लियरिटी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं आरएसएस को, बेटा 100 वर्ष इस संगठन को पूरे हुए हैं, जिसके लिए डाक टिकट जारी किया गया है, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया, क्लियर पॉइंट। और डाक टिकट जारी कहाँ पे हुआ है? ये इवेंट जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। तो इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है, क्लियर पॉइंट है। तो कोई दिक्कत? चले आगे, चले आगे, चलिए। तो राइट ऑप्शन हमारा है बेटा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि आरएसएस की बात यहाँ पे हो रही है। आरएसएस संस्थापक का नाम बता दीजिए जरा, मुझे थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं, संस्थापक कौन है? ठीक है, संस्थापक का नाम आप बताएंगे। 2025 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मनाई गई? ऑप्शन हमारे सामने है 120, 121, 123, 125, सॉरी हाँ 125। बताइए सर कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो भाई मेरे सिंपल तौर पर आप रखेंगे जयंती मनाई जाती है उनको 11 अक्टूबर को, उनकी जयंती मनाई जाती है 11 अक्टूबर को। ठीक है साहब, कोई दिक्कत परेशानी? 11 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है, और अब की बार 123वीं जयंती थी। बड़े नेता हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कौन सी जयंती उनकी मनाएगी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे उटपटांग क्वेश्चन ही आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं। तो बेसिक तो आप पढ़ ही लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं, बस ऐसे उल्टे क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर पाते, तो उसका ठेका हमने लिया है। ठीक है, चलो। तो 11 अक्टूबर को मनाई जाती है, 123वीं जयंती है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ठीक है जी, यानी क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया था जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए था। ठीक है, तो वह प्रस्ताव कब लाया गया था, क्वेश्चन ये है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि भाई यह प्रस्ताव लाया गया था, तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ग्यारह अक्टूबर को हम मनाते हैं, 2025 में मनाया था, और इसकी थीम है मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट की अग्रिम मोर्चे पर लड़कियां। थोड़ा लेंदी सा है, दोबारा सुन लीजिए। मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, मैं संकट की अग्रिम मोर्चे पर लड़कियां।
ठीक है। ठीक है बेटा, ये थीम है 2025 के इवेंट की। ये थीम है 2025 की। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत परेशानी? अब आते हैं वापस टॉपिक पर कि यह प्रस्ताव कब लाया गया था। तो बेटा प्रस्ताव लाया गया था 19 दिसंबर 2011 को। ठीक है जी, तो 2011 को लाया गया था, 19 दिसंबर 2011 को, 19 दिसंबर 2011 को यह प्रस्ताव लाया गया था। और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है, यानी कि बालिका दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया 2011 में, और कब मनाया जाएगा? मनाया जाएगा 11 अक्टूबर को। डन, कोई दिक्कत परेशानी? चले, किसके द्वारा लाया गया था बेटा? याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूएन के द्वारा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे, चलिए चलिए जी आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना का शुभारंभ किया। यह योजना कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों पर केंद्रित है? ऑप्शन हमारे 50, 100, 150, 200। बताइए जी, ऑप्शन हमारे हैं 50, 100, 150, 200। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। यह जो इवेंट है हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? यह इवेंट कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो सिंपल सा है, नई दिल्ली में यह इवेंट हो रहा है। यह इवेंट कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है जी। और बताइए क्या कर सकते हैं? इस इवेंट के माध्यम से कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इन सबका शुभारंभ किया गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आप सभी को पता होगा कि भारत पहले से ही गेहूं और चावल के मामले में सेल्फ रिलायंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है। ठीक है, और अब लक्ष्य रखा गया है दलहन मिशन के अंतर्गत कि भारत दालों के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। इसी लक्ष्य के साथ दलहन मिशन तथा कृषि योजना जैसे मिशन लाए गए हैं। ठीक है, दलहन मिशन को हम डिटेल में कर चुके हैं, क्या लक्ष्य है, क्या क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, फायदा नहीं मिलेगा जो रेगुलर क्लासेस लेंगे, अदरवाइज यू हैव टू फेस योर कॉन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना। इसके लिए कम उत्पादकता वाले 100 राज्यों के लिए, 100 राज्यों के लिए किया जाएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 100 राज्य। तो भाई मेरे 100 राज्य पर एक केंद्रित पूरा जो हमारा योजना है वो रहेगा। क्लियर? यहाँ तक इवेंट नई दिल्ली में हो रहा है। सो thank you very much for the watching this video. I hope you are doing well and you will be definitely get success in your mission if you are working hard. But if you are not doing that kind of work which is required regarding your exam, so it is not good for you and for your betterment. So thank you very much for the watching this video again and do the work hard. Thank you.